हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए सीटेट ईवीएस का पार्ट 6 लेकर। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि अगर आप में से कोई मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और जिनको ज़रूरत हो उसको शेयर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब अगली वीडियोज़ आपके पास आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, लिंग हु फेन सांप से बनने वाला एक पकवान है जो खाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिंग हु फेन है सांप से बनने वाला एक पकवान, एक डिश है जो कि हांगकांग में खाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ मछली को सरसों के तेल में पकाते हैं, स्थान है कश्मीर। याद रखिएगा, जैसे एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है मैंने उसी तरह से आपको कर रखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ समुद्री मछली को नारियल के तेल में पकाते हैं, यह स्थान है। ये देखिए, ये गलती से यहाँ पे कश्मीर लिख दिया गया, ये कश्मीर नहीं है, ये गोवा है। ये है गोवा। मछली को नारियल के तेल में पकाते हैं, तो प्लीज़ इसको एडिट करके समझ लीजिएगा, ये है आपका गोवा। गोवा में मछली को नारियल के तेल में पकाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। टैपियोका जो मिट्टी के अंदर उगता है, पाया जाता है। तो याद रखिएगा, टैपियोका जो है एक तरह का फल या सब्जी की तरह आप उसको मान सकते हैं, जो कि केरल में पाया जाता है और ये मिट्टी के अंदर उगता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, टैपियोका खाया जाता है उबाल कर, नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ। देखिए, जैसे कि हम लोग हैं बोलते हैं ना कि अंडा करी दे दो, आलू करी दे दो, या इस तरह की जो करी बनती है अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पे बोला गया कि जो टैपियोका है उसको उबाल के खाया जाता है और किसमें, करी में, जिसमें नारियल पड़ा हुआ हो। ठीक है, अगला लेते हैं, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। याद रखिएगा, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर का संबंध कहाँ से है? तो इनका जो संबंध है वो इंदौर के मध्य प्रदेश से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। विष्णु चिंचालकर चित्र बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? तो याद रखिएगा, विष्णु चिंचालकर जो है वो सूखे पत्तों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? सूखे पत्तों का। यहाँ पे देखिए, ये पीपल वगैरह के पत्तों को लेके उन्होंने, देखिए ये हाथी का चित्र बनाया, यहाँ पे देखिए एक पक्षी का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे देखिए ये चूहे जैसा आकृति बनी हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इन्होंने पत्तों का इस्तेमाल किया है और आज जो इस तरह की कलाकारी की जाती है वो इन्हीं से प्रेरणा लेकर, मतलब विष्णु चिंचालकर जी से प्रेरणा लेकर इस तरह की कलाकृतियाँ जो है की जा रही हैं। ठीक है, ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं क्वेश्चन, ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो याद रखिएगा कि जो ब्रेल लिपि है उसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि लुई ब्रेल जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे और जब वो 3 वर्ष की अवस्था के थे, जब 3 वर्ष की आयु थी उनकी, तो वो अपने चाचा जी के कुछ इक्विपमेंट्स, जो औजार थे, उससे खेल रहे थे और खेलते खेलते जो वो औजार है अचानक से उनकी आंख में लग गया और आंख में लगने के बाद एक समय ऐसा है कि जो उनकी रोशनी आंख की वो पूरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक था और इसी की वजह से उन्होंने जो है इस लिपि का आविष्कार किया जिसमें 6 बिंदु होते हैं। याद रखिएगा, जो ब्रेल लिपि है जिसको लुई ब्रेल ने ईजाद किया था, बनाया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इसमें 6 बिंदु होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं। उसी पे जो ये पूरी ब्रेल लिपि है वो आधारित है और ये खास करके जो दिव्यांग लोग हैं, जो ना जिनकी आंखें नहीं होती हैं, वो इसके ज़रिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, लुई ब्रेल को भी पढ़ने का बहुत शौक था। उसी शौक के कारण जो है उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज थी और कहा भी जाता है कि आवश्यकता जो है वही आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो याद रखिएगा, अभी मैंने जैसा बताया कि ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, सर्वप्रथम बनाए गए बर्तन किस चीज़ के होते थे? तो याद रखिएगा, जो सर्वप्रथम बनाए गए बर्तन थे, पहले जो सबसे पहले बर्तन बनाए गए थे, जब इंसान ने बर्तन की खोज की थी तो उस समय बर्तन जो है पत्थर एवं मिट्टी के बनाए गए थे और बाद में धीरे धीरे इंसानों को पता चला, मनुष्यों को पता चला कि जो है मिट्टी के बनाए हुए बर्तन को पकाया भी जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको पका के टाइट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का वह स्थान जहां के घर 10 से 12 फीट ऊंचे व मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये स्थान है असम। असम में जो है वहाँ के जो घर हैं लगभग लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बांस पे
कि मजबूत बांस पे बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है और मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ और गुजारिश भी कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो कृपया जो है अंत तक बने रहें। इस चैनल के ज़रिए भी आप अब सीटेट में, ईवीएस में और अलग अलग और भी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोज़ में डालने वाला हूँ उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको मुझ पर विश्वास बनाए रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यह एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश अधिक होती है, वो बर्फ़ भी पड़ती है। हमारे यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। याद रखिएगा, ये एक स्टोरी टाइप का वहाँ से मैंने उठाया है। तो याद रखिएगा ये मनाली है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे जो मकान है वो पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। यहाँ पे बारिश भी अत्यधिक होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ के घर मिट्टी के बने होते हैं, दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों की मिट्टी से पुताई की जाती है। देखिएगा वैसे भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अगर घर में दीवार है या फर्श जो है, जो ज़मीन है वो मिट्टी की है, मतलब उस पर प्लास्टर वगैरह नहीं है, तो लोग उसकी लिपाई पुताई करते हैं। तो यहाँ पे भी वो क्या करते हैं, दीवारों की मिट्टी से पुताई की जाती है और इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, ठीक है। तो वो स्थान कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान में ये बिल्कुल एनसीईआरटी में इसी तरह से प्रश्न पूछेगा कि यहाँ की जो दीवारें हैं वो मिट्टी की बनी होती है, दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं, उसकी पुताई की जाती है, मिट्टी से लिपा पोता जाता है उसको, और इनकी जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो वो स्थान बताइए। तो याद रखिएगा वो स्थान है आपका राजस्थान। बहुत बढ़िया, सीटेट वालों लगे रहो। अगला प्रश्न है, कहवा एक प्रकार की चाय है, इसमें इलायची व बादाम भी डाला जाता है। मैं इसको पूरी तरह से मैंने मेंशन कर दिया आपको कि कहवा एक तरह का जो चाय होता है, ठीक है, इसमें इलायची व बादाम की भी कुछ मात्राएं डाल दी जाती हैं। कहवा मिलता है कहाँ पे, जम्मू एवं कश्मीर में, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। डल झील व हाउस बोट देखी जा सकती है तो कश्मीर में। डल झील जो है कश्मीर में, हाउस बोट भी उसी झीलों पे चलती है, ठीक है। चलिए, पक्षी फसल को बचाने में हमारे किस तरह मदद करते हैं। तो याद रखिए कि पक्षी जो है वो कीटों को खाकर हमारी फसलों को बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बज्जू नामक गांव भारत के किस राज्य में है। तो बज्जू नामक गांव जो है वो भारत के राजस्थान में है। पिछला भी मैंने आपको कराया था, तो उसमें पिछला जो पार्ट था, पहले या दूसरा पार्ट था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था खेजड़ली नामक वृक्ष के बारे में बताया था ना। तो वो जो है वो भी कहाँ पे है, राजस्थान, ठीक है। चलिए, दांडी यात्रा का वर्ष एवं स्थान है। तो दांडी यात्रा का जो वर्ष है वो सन 1930 है और ये अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर ये यात्रा की गई थी। किसके द्वारा, महात्मा गांधी और उनके कुछ अनुयायियों के द्वारा जो है उन्होंने क्या किया था। देखिए दांडी यात्रा हुई क्यों थी, उस समय जो है बहुत समय पहले, जब भी भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उससे पहले भारत में दशा ये थी कि नमक पे भी भारी टैक्स लगता था और भारतीय लोगों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। तो इसी नमक के कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से दांडी जो है समुद्र तट तक यात्रा की थी। तो यही कुल इसका मर्म है टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया किसके काटने से फैलता है। तो मलेरिया जो है मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो मलेरिया की दवाई जो है सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सीटेट वालों उठा के देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, अनीमिया क्या है। जब खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है तो आप उसी को अनीमिया कहते हैं। बस इतना सा समझिएगा, इसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। खून में आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्व है गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए किन 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिए, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं ये बहुत ही मुफीद होती हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। किसमें, खून में, हीमोग्लोबिन में, जो आप कह रहे हो ना आयरन बढ़ाने के लिए, उसमें, ठीक है। मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया हो सकता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया हो सकता है आसपास पानी इकट्ठा होने से। देखिए जब गंदा पानी इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर वगैरह जो है पनपेंगे, गंदगी बढ़ेगी, इसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। अब देखिए, मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया रोका जा सकता है, आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। अगला पॉइंट है, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। याद रखेगा, अगर गंदा पानी है तो वहाँ पे मच्छर पनपेगा, ठीक है। और ये आप दावत देंगे किसको, चिकनगुनिया को दावत देंगे, मलेरिया को दावत देंगे, डेंगू को दावत देंगे, ठीक है। मच्छरदानी का इसमें इस्तेमाल करें और अगर गड्ढों में कहीं पानी भरा है तो उसमें मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। इससे आप डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बच सकेंगे। किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि मलेरिया मच्छर से होता है। तो याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस ने
ये खोजा था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से होता है, ठीक है, वो भी मादा एनाफिलिस, जैसा कि मैंने बताया था। इस पे भी एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था कि जहाँ पे ये रोनाल्ड रॉस रहते थे, वहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो मलेरिया से मर रहे थे। तो लोगों में ये दिमाग में उनके फैल गया कि वहाँ दलदली ज़मीन वगैरह थी, तो वहाँ पे जो गैस निकल रही है उस गैस से लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन क्या था कि इनको ये बात जो है हजम नहीं हो रही थी, किसको, रोनाल्ड रॉस को, ठीक है। तो इन्होंने इस पे अध्ययन किया और अध्ययन में ये पाया कि एक भूरे कलर का जो मच्छर है, जो कि मादा एनाफिलिस थी, ठीक है, मच्छर, उसके पेट में जो तत्व पाए इन्होंने, जो चीज़ें मिली, ठीक है, उससे ये पता चला कि जो मलेरिया के जो मच्छर काटता है मलेरिया वाला जब व्यक्ति को, तो उसके ब्लड में जो चीज़ें मिल रही हैं वो इसके पेट में ही है। तो उस दिन इन्होंने पुष्टि कर दी थी कि जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलिस के काटने से, मतलब मच्छर के काटने से ही होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न लेते हैं, रोनाल्ड रॉस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में सन 1902 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और रोनाल्ड रॉस जो है 1905 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, इनका देहांत हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको याद रखिएगा। खास करके देखिए, फाख्ता एक पक्षी है। अब जैसे कि मैंने पिछला बताया था, इंडियन रॉबिन जो है कलचड़ी कि वो जो है पत्थरों में अपने मतलब अंडे देता है, बच्चे निकालता है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग चिड़ियों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो फाख्ता है वो कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी का जो मेड़ होता है ना, घोंसला, उसमें घोंसला ये बनाती हैं। गौरैया जो है अलमारी छत, आपने देखा हो गौरैया को, जहाँ कहीं भी मिल जाए किसी भी कोने में गौरैया या कबूतर जो है वो वहाँ पे घोंसला बना लेंगे, वहाँ पे अपने अंडे दे देंगे, ठीक है। बसंत गौरी की बात करें तो ये पेड़ के तने को छेद कर अंडे रखती है या अंडे देती है, ठीक है। दर्जन चिड़िया आपने देखा होगा, ये पत्तों को सी कर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती है, मतलब घोंसला ये बनाती है पत्तों को सिल कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शकरखोरा, शकरखोरा नामक एक पक्षी होता है, ये क्या करता है, पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाता है। आप देखिएगा ये लटकता हुआ घोंसला रहेगा, और ये जो घोंसला बनाते हैं ये बाल, रुई, कपड़े, ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ये क्या करता है कि अपने घोंसलों को बनाता है, ठीक है। अगला है वीवर पक्षी। देखिए, नर वीवर घोंसले बनाते हैं तथा मादा उसमें जाके अंडे देती है, और अंडे किस में देंगी, वो पहले चूज़ करेंगी कि भाई किस घोंसले में हमको अंडा देना है, ठीक है, उसमें जाके वो अंडे देती है। गाय के बारे में देखिए, मैंने बताया पक्षी खत्म, गाय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गाय जो है आगे के दांत इसके छोटे व नुकीले होते हैं। वो किस लिए आगे के दांत का जो प्रयोग करती है वो काटने के लिए करती है, ठीक है। गाय हर्बीवोरस होती है, शाकाहारी होती है, आप समझ सकते हैं। पीछे के दांत चपटे होते हैं, किसके, ये गाय के बारे में बोला, पीछे के दांत कब चपटे होते हैं, क्यों, क्योंकि वो उससे चबा सके। अब गिलहरी के बारे में फैक्ट है कि इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा चीज़ों को कुतरती रहती है, इसलिए इसके दांत जो है पता नहीं चलते कि बड़े हुए हैं, लेकिन इसके दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों ये सीटेट पार्ट 1 जो है आपका, सीटेट में जो पूछा जाएगा EVS, उसका पार्ट 6 था, ठीक है। तो और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो सही लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सारे जो फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, थियोरेटिकल जो पोर्शन आएगा सीटेट में, ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद मैं इसका पेडागोजी भी शुरू करूँगा। मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट इसलिए आपको करके सिखा रहा हूँ कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और आसानी से आप इन चीज़ों को सीख जाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ तो ये वीडियोस